मैं डॉक्टर संतोष कुमार उपाध्याय अभिनव भारत एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपके समक्ष एक बार पुनः उपस्थित हूँ। और मित्रों, आप लोगों से यह आशा करता हूँ कि आप लोग इस चैनल के जो भी वीडियो बनाए जा रहे हैं बहुत लंबा नहीं बना रहे हैं, इसलिए कि कहीं आपको वीडियो देखने में निरस्ता न पैदा हो। आप ऐसे छोटे छोटे वीडियो को देख करके अध्ययन कर सकें, अध्ययन का लाभ ले सकें और आपकी रुचि, जिज्ञासा, रुचि, रुझान, क्षमता एवं आवश्यकता के अनुसार मैं बहुत ही शॉर्ट और छोटे वीडियो का निर्माण कर रहा हूं, जिससे आपको किसी प्रकार की परेशानी न हो। तो आज मैं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद निशस्त्रीकरण के लिए क्या प्रयास किए गए का वीडियो लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र चार्टर की दूसरी धारा में निशस्त्रीकरण की चर्चा की गई है। चार्टर में निशस्त्रीकरण के बारे में संयुक्त राष्ट्र की जिम्मेदारी महासभा और सुरक्षा परिषद दोनों पर डाली गई थी। ये तो पहला प्रयास था। दूसरा प्रयास यह है कि चार्टर के निशस्त्रीकरण संबंधी उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए पहला कदम 15 नवंबर 1945 को उठाया गया, जब कनाडा, ब्रिटेन और अमेरिका की सरकारों ने घोषणा प्रकाशित करके यह प्रस्ताव रखा कि परमाणु ऊर्जा के अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण पर कार्य करने के लिए एक संयुक्त राष्ट्रीय आयोग स्थापित किया जाए। और तीसरा प्रयास तो ये किया गया द्वितीय विश्व युद्ध के बाद निशस्त्रीकरण के क्षेत्र में कि संयुक्त राष्ट्र की पहली महासभा ने संयुक्त राष्ट्र परमाणु ऊर्जा आयोग, यूनाइटेड नेशन एटॉमिक एनर्जी कमीशंस की स्थापना की, जिसके सदस्यों ने सुरक्षा परिषद के सभी राष्ट्रों के साथ साथ कनाडा भी था। परमाणु ऊर्जा आयोग की पहली बैठक में अमेरिका ने एक राष्ट्रीय परमाणु विकास प्राधिकरण के लिए बरूख योजना, जिसको कहते हैं एचेसन लिलियंथन, पेश की। इस योजना के अनुसार परमाणु ऊर्जा आयोग को विखंडनीय पदार्थों के उत्पादन की सबसे अवस्थाओं का निरंतर निरीक्षण करना था और उसे परमाणु अस्त्रों के परीक्षण करने का और परमाणु ऊर्जा के शांतिकालीन लाभों को बढ़ावा देने का अनन्य अधिकार दिया गया। सोवियत संघ ने बरूख आयोग, जिसको एचेसन लिलियंथन ने पेश किया था, बरूख आयोग के निरीक्षण संबंधी और खानों तथा फैक्ट्रियों के अंतर्राष्ट्रीय स्वामित्व और प्रबंध संबंधी उपबंधों पर आपत्ति की। चौथा कारण था 13 फरवरी 1947 को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने पारस्परिक हथियार आयोग, कन्वेंशनल डिसआर्मामेंट कमीशन की स्थापना की, जिसके सदस्य वे सब देश थे जो सुरक्षा परिषद के सदस्य थे। इस आयोग को वे कार्य करने की मनाही थी जो परमाणु ऊर्जा आयोग को सौंपे गए थे। पांचवा कारण था बरूख आयोग के विकल्प के रूप में 11 जून 1947 को सोवियत संघ ने कुछ प्रस्ताव पेश किए। सोवियत योजना के एक परमाणु नियंत्रण प्रणाली की शस्त्र एवं सिद्धांत स्थिर करने की बात कही गई। बाद में सितंबर 1947 को सोवियत संघ ने एक वर्ष में 1/3 हथियार और सेना घटाने का प्रस्ताव रखा। छठा कारण था 11 जनवरी 1952 को छठी महासभा ने
संयुक्त राष्ट्र निशस्त्रीकरण आयोग यूनाइटेड नेशन डिसआर्मामेंट कमीशन की स्थापना की, जिसमें परमाणु ऊर्जा आयोग और पारस्परिक हथियार आयोग दोनों का स्थान ले लिया। ऐसा निश्चय किया गया कि निशस्त्रीकरण आयोग सुरक्षा परिषद के नियंत्रण में कार्य करेगा। इस आयोग ने 2 समितियों की स्थापना की। एक समिति को हथियारों से सेनाओं के नियमन का कार्य सौंपा गया। दूसरी समिति को यह कार्य दिया गया कि वह राष्ट्रों द्वारा हथियारों व सेनाओं के संबंध में दी गई सूचनाओं पर विचार विमर्श करेगी। 7वां कारण था 10 मई 1955 को सोवियत संघ के प्रतिनिधि ने संयुक्त राष्ट्र संघ में निशस्त्रीकरण की एक नई योजना रखी। रूस ने सेना के 1/3 कटौती की अपनी मांग को छोड़ दिया। आणविक हथियारों को तत्काल नष्ट करने की जिद छोड़कर उसने पश्चिमी गुट की यह बात मान ली कि 3/4 हथियारों और सैनिकों की कमी करने के बाद इस दिशा में कदम उठाए जाएं तथा एक अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण संघ की स्थापना कर दी जाए। 8वां कारण था जनेवा शिखर सम्मेलन जुलाई 1955 में सोवियत संघ, ब्रिटेन, अमेरिका और फ्रांस ने भाग लिया। इस जनेवा शिखर सम्मेलन में अमेरिका के राष्ट्रपति आइजनहावर ने मुक्त अवकाश योजना ओपन स्काईज प्लान रखी। इस योजना का एक उद्देश्य एक देश को दूसरे देश के अवकाश पर निरीक्षण करने का अधिकार प्रदान करना था। 9वां कारण था 24 जनवरी 1957 को सोवियत संघ ने यह प्रस्ताव रखा कि निशस्त्रीकरण आयोग को विस्तृत किया जाए और मिस्र, भारत, पोलैंड और एक लैटिन अमेरिकी देशों को भी इसका सदस्य बनाया जाए। 10वां कारण था 3 फरवरी 1958 को सोवियत संघ के प्रधानमंत्री मार्शल बुल्गानिन ने अमेरिका के राष्ट्रपति आइजनहावर के समक्ष निशस्त्रीकरण की एक योजना प्रस्तुत की, जो बुल्गानिन योजना के नाम से प्रसिद्ध है। इस योजना में निम्न बातों पर जोर दिया गया था। पहला था कि अणु व उद्दजन बमों का परीक्षण बंद किया जाए। दूसरा था अमेरिका, सोवियत संघ और ब्रिटेन आणविक शस्त्रों का परित्याग कर दें। तीसरा था नाटो तथा वर्सा पैक्ट के देशों में अनाक्रमण समझौता हो। चौथा था जर्मनी तथा अन्य यूरोपीय देशों ने विदेशी सेनाओं को हटाया जाए। और 5वां था आकस्मिक आक्रमणों को रोकने के लिए समझौता हो। तो इस तरीके से 11वां कारण था इसका। इन्हीं दिनों पोलैंड के विदेश मंत्री ने एक कार्ययोजना प्रस्तुत की जो रापाकी योजना के नाम से विख्यात है। इस योजना में यूरोप में सुरक्षा और शांति बनाए रखने हेतु पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, पश्चिमी और पूर्वी जर्मनी के अणुविहीन क्षेत्र बनाने का सुझाव दिया गया। 12वां था 31 मार्च 1958 को सोवियत संघ की सुप्रीम सोवियत ने यह घोषणा की कि वह परमाणु परीक्षण बंद कर रही है और दूसरे राष्ट्र भी इसका अनुसरण करें। अमेरिकी राष्ट्रपति आइजनहावर ने इस प्रस्ताव को सोवियत संघ का परिचयात्मक कार्य बतलाया। 13वां कारण था 31 अक्टूबर 1958 के दिन जनेवा सम्मेलन में निशस्त्रीकरण के विषय में अनेक प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए। सोवियत संघ का मत था कि सभी प्रकार के आणविक परीक्षण सदा के लिए बंद कर दिए जाएं, जबकि ब्रिटेन और अमेरिका निरीक्षण पद्धति के साथ 1 वर्ष के लिए आणविक परीक्षणों को बंद करने के पक्ष में थे। 14वां कारण था 18 दिसंबर 1959 को सोवियत प्रधानमंत्री खुश्चेव ने महासभा में पूर्ण सर्वमान्य निशस्त्रीकरण का प्रस्ताव रखा, जिसमें कहा गया कि 4 साल के भीतर सभी राष्ट्रों को इस प्रकार के निशस्त्रीकरण करना चाहिए कि इस अवधि के बाद उनके पास युद्ध के साधन न रहें। आंतरिक सुरक्षा के लिए भी
वे थोड़ी सी सेना व पुलिस रख सकते हैं। 15वां कारण ये था कि सन 1960 में निशस्त्रीकरण पर विचार करने के लिए जिनेवा में 15 मार्च को